हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 17 फरवरी को एक बार फिर आपके सामने हूँ और आज हम बातें करेंगे श्री हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। जी हाँ, जो हमारे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं। वो उनके बारे में सभी जानते हैं। मधुशाला के राइटर हैं, मधु कलश के राइटर हैं, निशा निमंत्रण, बहुत से कविता संकलन के रचयिता हैं। हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं। लेकिन वो गद्य भी बहुत अच्छा लिखते थे और उनकी कालजयी रचना है। उनकी गद्य में उनकी रचना है उनके आत्मकथा जो 4 खंडों में है। क्या भूलूं क्या याद करूं पहला, दूसरा नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर तीसरा, और चौथा 10 द्वार से सोपान तक। तो मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर रहा हूँ और भी 2 साल हुए रिटायर हो गया। तो मैं अपनी हिंदी ठीक रखने के लिए उनकी आत्मकथा पढ़ते रहता हूँ कि हिंदी मेरी ठीक रहती है, और कुछ लिखने का प्रयास करता हूँ हिंदी में या बोलने का, तो उससे मुझे उनके आत्मकथा पठन पाठन से, जो मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ। जब भी मन उदास होता है, खुश होता है, तो वही पढ़ता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया लिखी हुई आत्मकथा है। आप ज़रूर पढ़ें। ये इसको सरस्वती सम्मान मिला था 1 लाख रुपए का। तो रुपए की बात नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी पुस्तकें हैं ये, खास करके पहली 3। तो मैं अभी पढ़ रहा था बसेरे से दूर। ये जब वो बसेरा यानी इलाहाबाद को छोड़ करके जब वो कैम्ब्रिज गए पीएचडी करने के लिए, तो लगभग उनकी अवस्था उस समय 48 के आसपास होगी। और उनकी शादी के 13-14 साल हो चुके थे। और उनके 35 की उम्र में उनकी शादी हुई, दूसरी शादी हुई तेजी बच्चन जी से। पहली शादी श्यामा जी से हुई थी 20-21 की शादी में, जो 10 साल तक चली। और 10 साल तक वो लगभग बीमार ही रहती थी श्यामा जी। उनको इंटेस्टाइन की टीबी थी और आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं होने के चलते अच्छा से इलाज नहीं हो सका। होम्योपैथिक इलाज चलता था। एक बार ऑपरेशन कराया गया पटना में, जो असफल रहा। उसके बाद होम्योपैथिक इलाज चला और वो बीच में ठीक हो जाती थी, फिर बीमार पड़ जाती थी। तो बहुत ही कष्टपूर्ण रहा बच्चन जी का पहला वैवाहिक जीवन, जो उनका श्रीमती श्यामा जी से हुआ था। तो श्यामा जी की मृत्यु के 2-3 साल बाद बच्चन जी की फिर शादी हुई। मित्रों ने मदद की और दोनों को मिलाया तेजी बच्चन जी से। और एक कविता पाठ के दौरान दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए। वो कविता थी, क्या जो कविता पाठ कर रहे थे बच्चन जी, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूं, सिंपैथी किस काम की, इतना दिल दुखी है। तो तेजी बच्चन जी कुछ बहुत ही मजबूत किस्म की औरत थी और उन्होंने बच्चन जी के कंधे पे हाथ रख दिया, और इस तरह से उसने की शुरुआत हुई, प्रेम की शुरुआत हुई और पति पत्नी बन गए बहुत जल्दी। तेजी बच्चन जी बहुत ही बड़े वकील, लाहौर के साइड में, कहीं पाकिस्तान साइड में पड़ता है उनका बच्चन जी का ससुराल अभी। तो उधर वकील थे आज़ादी के पहले तेजी बच्चन जी के पिता, और वो सिख थे। तेजी बच्चन जी सिख हैं और सिख फैमिली से थी। तो तेजी बच्चन जी के सहयोग से बच्चन जी जो है वो कैम्ब्रिज गए बाल बच्चों को छोड़ करके। 11-12 साल के अमिताभ जी थे और अजिताभ छोटे भाई 4-5 साल छोटे थे। तो कैम्ब्रिज में अकेले उदास रहते थे, बाल बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में सोचा करते थे। सिर्फ 10 महीने का जो है पेड लीव मिला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। बाकी फंडिंग करानी थी तो नेहरू जी के पास सिफारिश लेके गए, वो भी इलाहाबाद के थे। तो लगभग 5-7 हज़ार रुपये मिले और प्रॉमिस किया गया कि उस ज़माने में कि 20-25 हज़ार रुपये की ज़रूरत थी, बाकी बच्चन जी को मिला नहीं। देखिए कितना बुरा काम किया, कितना बुरा जो है बर्ताव किया उन्हीं के दोस्तों ने, कि नेहरू जी के कान भर दिए बच्चन जी के खिलाफ। उन्हीं के दोस्त ने कि बच्चन जी ने अपनी पत्नी से उनका मतभेद हो गया है तेजी बच्चन जी से, और वो लंदन में जो है गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और प्रेम कर रहे हैं, किसी मुस्लिम लड़की से प्रेम में पड़ गए हैं। तो नेहरू जी ने जो है पैसा रोक दिया। तो इसके चलते बहुत कष्ट हुआ हरिवंश राय बच्चन जी को, आर्थिक कष्ट हुआ। लेकिन उन्होंने पढ़ना जारी रखा, पत्नी के सहयोग से और मित्रों के सहयोग से। उन्होंने 2 साल में पीएचडी किया, कंप्लीट किया और वापस आए। 1954 के दौरान की एक घटना है जो बसेरे से दूर में जिसका उल्लेख है, बड़ी मज़ेदार घटना है। बच्चन जी के जो रिसर्च गाइड थे वो
W.B. येट्स, विलियम बटलर येट्स अंग्रेजी के महाकवि 20वीं सदी के जायंट हैं। 20वीं सदी में अंग्रेजी कविता में दो महाकवि हुए, एक T.S. इलियट और दूसरे विलियम बटलर येट्स। W.B. येट्स वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के मित्र भी थे और उन्होंने टैगोर को ही एडवाइस दिया था कि वो गीतांजलि को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के भी मित्र थे। तो वो W.B. येट्स पर इन्होंने शोध का विषय चुना और W.B. येट्स पर उस समय सबसे बड़े अथॉरिटी थे टॉम राइस हैन, T.R. हैन के अंडर में रिसर्च शुरू किया बच्चन जी ने। और वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे T.R. हैन, और उनकी एक बहुत फेमस किताब है जो आज भी जो भी W.B. येट्स पढ़ता है, द लोनली टावर, वो उस पुस्तक को पढ़ना पड़ता है। तो वो बच्चन जी बहुत भाग्यशाली थे कि वो विलियम बटलर येट्स के घर भी गए जो आयरलैंड को बिलोंग करते थे और उनकी पत्नी से मिले, क्योंकि उनकी पत्नी ने जो है उस समय तक विलियम बटलर येट्स का निधन हो चुका था, लेकिन वो जब इंग्लैंड से आयरलैंड गए तो वहाँ उनकी पत्नी से मिले और उनकी पत्नी ने बहुत सारी जो है उनकी पांडुलिपि दिखाई, उनकी किताबें जो विशाल पुस्तक लाइब्रेरी थी वो सब दिखाई, और वो वहाँ रुके भी उनकी पत्नी के साथ और वहाँ वो उनकी विधवा ने बहुत मदद की बच्चन जी की। तो बच्चन जी बहुत फॉर्चुनेट थे कि वो सही समय पर सही लोगों से मिल पाए और अपना PhD कंप्लीट किया। तो बसेरे से दूर यानी अपने कैम्ब्रिज प्रवास में के बारे में उन्होंने बहुत सारे मज़ेदार फैक्ट्स जो है लिखे हैं, जो पठन पाठन से और रिसर्च और स्टूडेंट लाइफ और विदेशों में भारतीय लोगों की ज़िंदगी, विदेशियों की ज़िंदगी, इंग्लैंड के तौर तरीके, स्टूडेंट्स, खास के स्टूडेंट और प्रोफेसर्स के बारे में जो उन्होंने लिखा है वो बहुत ही मज़ेदार है। तो मैं एज ए प्रोफेसर, इंग्लिश का प्रोफेसर होने के नाते मुझे बसेरे से दूर जो खंड है बहुत अच्छा लगता है। अब मैं उसे बार बार पढ़ता हूँ क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मैं कभी नहीं गया। मैं भी PhD करना चाहता था, लेकिन एक तरह से वो एक आनंद आता है कि एक अंग्रेजी के प्रोफेसर का अनुभव पढ़ के सुन के। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक मज़ेदार घटना का जिक्र है जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि 1954 में इंग्लैंड में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी और लगभग 15-20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। टेम्परेचर माइनस से नीचे चला गया, माइनस पर पानी जम जाता है। और कैम्ब्रिज जो है वो कैम नदी के किनारे जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बसा हुआ है। तो कैम नदी का जो है बर्फ़ वो जम गया और बच्चन जी लिखते हैं कि धन्य है इंग्लैंड के लोग कि जो पेड़ की शाखाओं में बर्फ़ लटके हुए थे, जो है घरों से बर्फ़ लटक गए थे और चारों तरफ सादा दिखाई दे रहा था और नदी जो है वो बर्फ़ बन गई, सादा वाइट रंग की हो गई नदी, जैसे लगता है कि नदी मर गई और कफन ओढ़ के जो है वो लेटी हुई है। तो लोग उस समय भी आनंद करते हैं इंग्लैंड में। कुछ लोग स्केटिंग कर रहे हैं बर्फ़ पे, कुछ बच्चे उस पे दौड़ रहे थे। कुछ बच्चन जी ने लिखा है कि कहीं कहीं वो सतह टूट जाता है और बच्चे लापता हो गए, नीचे गिर गए और बिलो 0 डिग्री पानी में डेथ भी हो गया। लेकिन कुछ लोग चल फिर रहे थे उस जमी हुई कैम नदी पर। तो बच्चन जी के गुरु उस पार रहते थे, बच्चन जी का जो छोटा सा डेरा जो था, जो डेन था, वो इस पार था। तो बच्चन जी ने देखा कि लोग स्केटिंग कर रहे हैं तो वो सोचे कि चलिए हम पैदल ही पार करते हैं। तो वो पैदल चल करके बहुत उत्साहित और बहुत एक्साइटेड थे, अपने गुरु T.R. हैन के पास पहुँचे और उन्होंने बहुत कहा कि सर जी मैं आज पैदल चल करके नदी के ऊपर से आया। तो उन्होंने सोचा कि ये खुश होंगे, तो उनकी भौहें तन गई और वो गुस्सा हो गए। बोले ये तुमने बेवकूफ़ी क्यों की बच्चन? अरे तुम्हारे 2 बच्चे हैं, पत्नी हैं, तुम परिवार वाले हो, हैं, तुमने ये गलती कैसे की? लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं तो तुम भी बेवकूफ़ी करोगे। अगर मान लो कि सतह टूट जाता, तुम नीचे चले जाते तो तुम्हारी मृत्यु हो जाती और तुम्हारे परिवार को कितना कुछ झेलना पड़ता। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तो बच्चन जी को दुख नहीं हुआ, बच्चन जी को खुशी हुई कि चलिए विदेश में भी कोई डांटने वाला है, कोई अपना समझता है। जहाँ लोग बाहर किसी को कोई पूछता नहीं, वहाँ एक ऐसा गुरु मिला जो पिता के समान, जिसमें ममत्व है। तो
टी.आर. हेन जो थे, टॉम राइस हेन, उनके उस डाँटने से बच्चन जी बहुत खुश हुए कि मेरी परवाह करते हैं, मेरे गुरु पिता समान हैं। तो इस घटना के बाद वो वहाँ गुलाब फूल लेके गए थे उसी दिन, और वो उनका आखिरी दिन था, वो वापस लौटने वाले थे। तो बोले, गुरुजी मैं आपके लिए 2 तरह के फूल लाया हूँ, आपके लिए सादा गुलाब और आपकी पत्नी के लिए लाल गुलाब। तो वो हँसने लगे फिर। बोले, ठीक है, देखो, तुम तो पीएचडी कर लिया तुमने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, तो अमेरिका और इंग्लैंड और यूरोप में तुमको कि यहाँ के लोग तुमसे अंग्रेजी, इंडियन से या एशियन से अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, लेकिन तुम अफ्रीका जा सकते हो, इथियोपिया और दूसरे कंट्री में, साउथ अमेरिकन कंट्री में जा सकते हो, वहाँ प्रोफेसर बन सकते हो, वहाँ तनख्वाह भी अच्छी है, वहाँ का लाइफस्टाइल अच्छा है, कहो तो तुम्हारी मदद कर दें, क्योंकि मेरे बहुत से वहाँ चैनल्स हैं, मैं तुम्हें प्रोफेसर का पोस्ट दिला सकता हूँ। तो बच्चन जी ने कहा कि देखिए, मैं हिंदी का कवि हूँ और मेरे पाठक जो हैं वो इंडिया में रहते हैं, तो मैं अपना देश छोड़ना नहीं चाहूँगा, और मैं वहाँ अच्छे तरह मेरा वहाँ लाइफ अच्छा ही बीत जाएगा इंडिया में, क्योंकि मैं लिखता पढ़ता रहूँगा हिंदी में और अंग्रेजी में अध्यापन करूँगा। मैं ऑलरेडी टीचर हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन तुम चाहो तो कभी भी मैं तुम्हें कोई प्रोफेसर का पोस्ट दिला सकता हूँ। तो इस तरह बच्चन जी शायद दूसरे इंडियन थे जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से साहित्य में पीएचडी किया। लेकिन जब वो आए इंडिया में, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उनसे भेदभाव किया गया। उन्हें बीए का क्लास दिया जाता था, एमए का नहीं दिया जाता था। सब लोग नीचा दिखाना चाहते थे जो भी थे। उनकी अनुपस्थिति में उनकी पत्नी पर डोरे डालने वाले आ गए। एक ऊपर रहते थे घर के, वो नवाबजादे बिगड़े हुए थे, वो उनको तंग करते थे। एक महाशय उस शहर में रहते थे, उन्होंने जो है बंदूक माथे पे टिका दी, कहा कि तुम्हें मेरा प्रेम स्वीकार करना पड़ेगा। अब ये सब बातें जो है वो उनको किडनैप करके लगभग ले गए वो जनाब, उनको अपने गाड़ी में एक दिन, और उन्होंने गोली चला दी जो बगल में डरवाने के लिए, जो बगल में लगी। और तेजी बच्चन जी को कहा कि तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। तो उन्होंने कहा, चला दो, अगर बच्चन जी को जो है विधुर बनना है, मेरे बच्चों को माता से महरूम रहना है, तो मैं चल मर जाऊंगी। और बड़ी दृढ़ता और साहस के साथ तेजी बच्चन ने उस किडनैपर करने वाले का सामना किया। उसको मारने का प्लान नहीं था, गोली दूसरे जगह लगी, और तेजी बच्चन फिर कुछ देर पैदल चलने के बाद जो है एक रिक्शा लेके घर आ गई। और इस बात का जिक्र बच्चन जी से नहीं किया। अब इसलिए नहीं किया कि बच्चन जी अगर सुनते तो गुस्से में आपको बुला हो करके पीएचडी नहीं करते और चले आते। जब बच्चन जी घर आए तो तेजी बच्चन ने शपथ दिलाई कि तुम बच्चों के सर पे हाथ रख के बच्चों की कसम खाओ कि तुम कुछ नहीं रिएक्ट करोगे। तो एक घटना सुनाए। तो वो जब आए घर, जब उधर से पैसे नहीं थे तो हवाई जहाज़ से नहीं आ सके, तो पानी के जहाज़ से आए 12-14 दिन में। तो घर में आखिरी जेवर बिक चुका था, घर में पैसे नहीं थे, तो अपने साथ वो 5 पाउंड लाए थे, जिसकी उस समय इंडियन मनी होती थी कन्वर्ट करके 75 रुपये। उन्हीं 75 रुपयों में से कुछ पैसे लेकर के बच्चन जी ने राशन लाया, और घर धीरे धीरे जो है उनको जब जो है वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, गर्मी की छुट्टी के पहले ज्वाइन किया, तो उन्हें गर्मी की छुट्टी के ठीक समाप्त होने पर ज्वाइन किया, तो उन्हें जो है वो पैसे मिले 2 महीने की तनख्वाह, और इस तरह से गाड़ी चल पड़ी। और बच्चन जी को फिर से जो है आर्थिक जो है रूप से स्वावलंबी बनने की कोशिश करनी पड़ी। तो बच्चन जी ने बहुत संघर्ष किया अपने जीवन में, और वो जब ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सके, और बहुत दिनों तक 2-3 स्कूलों में अध्यापन किया स्कूल टीचर के रूप में। वो पैडल मार मार के साइकिल से ट्यूशन किया करते थे, और उनका घर भी ठीक से नहीं बना था, और उनके पिताजी मामूली एक क्लर्क थे जो कि अपनी मेहनत से हेड क्लर्क हुए। अब वो इंटरमीडिएट थे। तो पंत हरिवंश राय बच्चन जी ने जो कुछ भी किया वो सेल्फ मेड मैन थे, और अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया, बोर्डिंग स्कूल में अमिताभ जी को, अजिताभ को, और उनके पास पंत जी आते थे। बहुत अच्छा संस्कार दिया अपने बच्चों का। पंत जी ने ही अमिताभ और अजिताभ जी का नाम दिया था, और पंत जी ने एक घोषणा की थी कि
वो हाथ देखते थे पंत जी, और हाथ देख के कहा था अमिताभ जी का कि ये बच्चन, ये तुम्हारा लड़का तुमसे भी आगे जाएगा। तो ये पंत जी की घोषणा एकदम सही हुई। और अमिताभ खुद कहते हैं मैं आगे नहीं हूँ, वो अपने पिता को आज भी अपने से महान मानते हैं। वो जानते हैं कि अभिनेता जो है वो, उसको हो सकता है 50-60 साल बाद लोग भूल जाएं, लेकिन एक महान लेखक को सभी याद रखते हैं। वो सदियों 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 जब तक हिंदी साहित्य रहेगा तब तक हरिवंश राय बच्चन जी का नाम अमर रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, आज विदा लेता हूँ 17 फरवरी को। नमस्कार।